तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो एम्परर यानफेंग को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर ये काम वो अकेले नहीं कर सकता था। तो उसने टियानशिंग को अपने टेक्निक का नॉलेज देकर एम्परर की इंजरीज को हील कराने में उससे मदद मांगी और टियानशिंग भी उसकी बात मान जाता है। उसने रुलाई और डाविस मास्टर के सोड एसेंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एम्परर यानफेंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहां पर अभी भी रिपेयरिंग का काम शुरू था। यहाँ पर ली टियानशिंग किन्मो से कहने लगा कि भले ही मैं अब हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर नहीं रहा, मगर जिसमें हमारे सेक्ट का फायदा होगा मैं उसमें जरूर से तुम्हारा साथ दूंगा। वैसे तो मुझे किसी और की तारीफ ही करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा टैलेंट और विजन काफी ज्यादा पावरफुल है। इतनी छोटी सी एज में ही तुमने अपनी कल्टीवेशन के दम पर काफी कुछ अचीव किया और इसी वजह से आज की रात में एम्परर यानफेंग को जिंदा रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। वेल यहाँ पर ली टियानशिंग की पावर की वजह से डाविस मास्टर और रुलाई के सारे फॉर्म्स वहाँ से गायब हो रहे थे। टियानशिंग किन्मो को बता रहा था कि 7 स्टार डिवाइन वॉल्ट के अंदर तुम्हें सन और मून के ट्विन स्टार्स नजर आएंगे। उन्हीं के साथ यहाँ पर 5 प्लैनेट भी मौजूद होने चाहिए, जो कि 5 लुमिनरीज से बॉर्न होते हैं। और देखो यहाँ पर तो एम्परर की 7 स्टार ट्रेजरीज पर भी अटैक किया है, जिसके बाद ली टियानशिंग ने डाविस मास्टर की सोड को वहाँ से वैनिश कर दिया, जिसके बाद ये दोनों दूसरे लोकेशन की तरफ निकल पड़े। टियानशिंग उसे बता रहा था कि जब भी कोई कल्टीवेटर ह्यूमन डेटी रेल्म पर पहुंचेगा तब उसकी बॉडी में तुम्हें स्पिरिट एम्ब्रियो के आसपास 6 हार्मनीज नजर आएगी और इस फिनोमिना को हेवन अर्थ पोल कहा जाता, जिसमें तुम उस बंदे के 7 प्लैनेट्स और स्पिरिट एम्ब्रियो को देख पाते हो। और अब यहाँ पर हमें एम्परर यानफेंग का एम्ब्रियो दिखाया गया, जो कि एम्परर के फॉर्म में था। उस पर भी न जाने कितने ही सारे अटैक हो चुके थे। तो ली टियानशिंग 1 बाय 1 करते हुए वहाँ मौजूद सारी टेक्निक्स को हटाने लगा, ताकि एम्परर की बॉडी में हीलिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाए। दरअसल किन्मो ने इस बंदे को काफी अच्छे से उल्लू बनाया था। जो एम्परर को मारना चाहता था वो अब खुद होकर ही एम्परर को हील कर रहा है। वैसे देखा जाए तो किन्मो के पास नॉलेज की कोई कमी नहीं, लेकिन कल्टीवेशन की बात की जाए तो ली टियानशिंग से काफी ज्यादा नीचे है। अब वो खुद होकर तो एम्परर को हील नहीं कर पाता, इसी वजह से उसने टियानशिंग को काफी अच्छे से उल्लू बनाया। पहला तो उसने अपनी टेक्निक दिखाकर टियानशिंग को फुल टू इम्प्रेस किया और अब टियानशिंग उसके लिए काम कर रहा था। साथ ही टियानशिंग उसे डिवाइन ब्रिज रेल्म की जानकारी देने लगा। वो किन्मो से कहता है कि जब तुम डिवाइन ब्रिज रेल्म को अचीव करोगे तब वो ब्रिज अपने आप स्ट्रेच होकर तुम्हें सीधे हेवनली कोर्ट तक पहुंचा देगा। जो बंदा हेवनली कोर्ट पर पहुंच जाए फिर तो गॉडहुड को अचीव कर सकता। उसके लिए गॉड बनना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और अब ये लोग फाइनली एम्परर यानफेंग के डिवाइन ब्रिज के पास पहुंच गए। किन्मो तो यहाँ की हालत देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक था, क्योंकि एम्परर का डिवाइन ब्रिज पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। वो अमेज होते हुए कहने लगा कि रुलाई और डाविस मास्टर ने तो एम्परर के डिवाइन ब्रिज तक को भी नहीं छोड़ा। वो दोनों बुढ़े तो एक नंबर के कमीने निकले। जिस पर टियानशिंग कहता है कि किन्मो यहाँ पर तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह से गलत है। दरअसल हेवनली कोर्ट को जाने वाला ये ब्रिज उन 2 बुढ़ों ने ब्रेक नहीं किया, इसके पीछे तो कोई और है। जब ये ब्रिज ब्रेक हुआ था तब एम्परर यानफेंग को भी इसकी खबर नहीं लगी। दरअसल हजारों सालों से इस दुनिया में गॉडहुड को कोई भी अचीव नहीं कर पाया। लोग अपनी जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके डिवाइन ब्रिज तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ब्रिज उन्हें कभी भी हेवनली कोर्ट तक नहीं पहुंचाता। चाहे तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, तुम्हारे पास दुनिया भर का नॉलेज भी क्यों ना रहे, वो एम्परर हो, यांगकांग का एडवाइजर हो, रुलाई हो या फिर डाविस मास्टर हो, कोई भी डिवाइन ब्रिज को पार करके हेवनली कोर्ट तक पहुंच नहीं पाएगा। हम सभी से गॉड बनने का अधिकार छीना गया है। हमारी किस्मत में गॉडहुड को अचीव करना लिखा ही नहीं। हमारी किस्मत में तो बस इतना लिखा है कि तुम बुढ़े होकर मारे जाओगे। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी अचीवमेंट सब कुछ जाया हो जाएगी। पता नहीं ये काम किसने किया, लेकिन जिसने भी किया है वो नहीं चाहता कि हमारी दुनिया से कोई भी गॉडहुड तक पहुंच पाए। वाली सारी बातें सुनकर किन्मो को याद आया कि जब उसने मुनशिप को हर्ट किया था तब उसके माइंड स्पेस में अचानक से एक डिवाइन ब्रिज अपीयर हो गया और वो ब्रिज बिल्कुल भी शैटर नहीं हुआ था। यानी कि सनशिप और मुनशिप जैसे पावरफुल आर्टिफैक्ट ही तुम्हें गॉड बना सकते हैं। और गाइस, किन्मो ने आज बहुत बड़े सीक्रेट से पर्दा उठाया था। इस दुनिया में कोई बंदा चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, उसके पास भी डिवाइन ब्रिज को रिपेयर करने का कोई तोड़ नहीं होगा। यानी कि अगर किन्मो
ने आगे चलकर सनशिप या फिर मुनशिप को हासिल किया तो उसके चांसेस थे गॉडहुड को अचीव करने के। किन्मो एक ऐसा पहला बंदा था जिसके पास डिवाइन ब्रिज को रिपेयर करने का सोल्यूशन है। और उतने में उसने देखा कि ली टियानशिंग का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है। अब वो जोर जोर से हंसते हुए काफी अजीब सी बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम जिंदगी भर मेहनत करो, अपनी कल्टीवेशन को बिल्डअप करने पर न जाने कितने साल खर्च कर दो, इस दुनिया में तुम्हारे हजारों दुश्मनों का मुकाबला करके तुम सरवाइव करो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हारी सारी मेहनत यूजलेस साबित होगी। जब तुम डिवाइन ब्रिज रेल्म को अचीव करोगे तब तुम्हारी सारी अचीवमेंट खाक में मिल जाएगी। तुम्हारी जिंदगी भर के सारे एफर्ट्स एक ही पल में जाया हो जाएंगे। और अब ली टियानशिंग की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज होकर वो पागलों जैसे हंसने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वाकई इस जिंदगी की स्ट्रगल तो बेकार है। इतने हार्ड वर्क करने के बाद तुम डिवाइन ब्रिज रेल्म पर आकर अटक जाओगे और फिर तुम यहीं पर रुककर अपनी मौत का इंतजार करोगे, क्योंकि आगे ब्रेक थ्रू करना तो तुम्हारी किस्मत में ही नहीं लिखा। अब वो जोर जोर से हंस रहा था कि उतने में उसे किन्मो की आवाज आई। ओके सेक्ट मास्टर टियानशिंग, प्लीज शांत हो जाओ, इतना शोर शराबा करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही ली टियानशिंग तुरंत ही सीईओ के फॉर्म में आ गया। वो किन्मो से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात की रिग्रेट नहीं हो रही, जिस पर किन्मो कह रहा था कि मुझे गॉडहुड को हासिल करने का कोई शौक नहीं, मैं तो बस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी चाहे लंबी हो या छोटी हो, मैं उसे एकदम स्प्लेंडेड तरीके से गुजारना चाहता हूँ। मैं कल्टीवेशन पर तो फोकस करूंगा, लेकिन डिवाइन ब्रिज के पार जाने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, और इसीलिए मुझे इस डिवाइन ब्रिज के कोलैप्स होने से भी कोई रिग्रेट नहीं होने वाला। जिस पर टियानशिंग कहने लगा कि हाँ, यही तो रीजन है कि मैं इस बॉडी पर कब्जा करना चाहता। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं डिवाइन ब्रिज के उस पार नहीं जा पाऊंगा, तो क्यों ना इस जिंदगी को ही एंजॉय किया जाए। जब ये बॉडी पूरी तरह से मेरी हो जाएगी तब मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कहलाऊंगा। हर एक मर्द मेरे सामने घुटने टेकेगा। और हाँ, अब मेरे दिमाग में एक और गजब की आइडिया आ गई। वैसे भी एम्परर यानफिंग अंदर से पूरी तरह से ब्रेक हो चुका, उसकी डिवाइन ट्रेजरीज तो शैटर हो गई, तो ऐसी खोखली बॉडी को बचाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। कुछ ही सालों में एम्परर यानफिंग की मौत हो जाएगी और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एम्परर यानफिंग की बॉडी जाया हो जाए, तो क्यों ना मैं खुद ही इसकी बॉडी पर कब्जा कर लूं। फिर तो पूरे यांगकांग पर मेरा ही रूल होगा। मैं हमारे हेवनली डीमन सेक्ट का भी फायदा कर सकता हूँ। और वैसे भी जब मेरी जैसी खूबसूरत औरत इस दुनिया पर राज करेगी तो भला किसमें इतनी हिम्मत है कि वो मेरे खिलाफ जाए। एम्परर यानफिंग और इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ तो न जाने कितने सारे लोगों ने बगावत कर दी, लेकिन जब एक खूबसूरत औरत इम्प्रेस बनेगी तब कोई भी मेरे सामने अपना सिर नहीं उठाएगा। हर एक बंदा मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा। तो बताओ सेक्ट लीडर किन्मो, तुम्हें मेरा प्लान कैसे लगा? इस दुनिया में कोई दुश्मनी नहीं रहेगी, बल्कि हर एक बंदा बस मेरा ही आशिक होगा। जिसके बाद वो किन्मो के साथ फ्लर्ट करते हुए कहने लगा कि अगर तुम मुझे एम्परर यानफिंग की बॉडी दे दो तो मैं तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान करूंगी। जब मैं एम्प्रेस बन जाऊँ तब मैं तुम्हें मेरा कॉन्सर्ट बना सकती हूँ, यानी कि तुम दिन रात मेरे साथ वक्त बिता पाओगे। वेल, सारी बातें सुनकर तो किन्मो की आंखें देखने लायक हो गई थी। टियानशिंग चाहता है कि किन्मो उसका लवर बन जाए, और इसी बात से किन्मो को झटका लग गया। वो कह रहा था, ली टियानशिंग, पहले एम्परर यानफिंग को हील करने पर फोकस करो। दरअसल एम्परर की बॉडी के अंदर रुलाई और डाओइस्ट मास्टर के जितने भी सारे अटैक थे वो सारे के सारे किन्मो ने रिमूव किए, इसलिए फाइनली वो एम्परर यानफिंग की सोल को स्टेबलाइज कर सकता था। और अब फाइनली किन्मो एम्परर यानफिंग की माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है। वो अपने हीलिंग प्रोसेस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। भले ही उसने एम्परर की सोल को स्टेबलाइज किया, लेकिन अभी भी एम्परर की डिवाइन वॉल्ट पूरी तरह से शैटर्ड थी, और किन्मो अपनी क्रिएशन अर्थ आर्ट का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसे रिपेयर करने में फेल हो चुका था। अगर एम्परर की डिवाइन वॉल्ट को रिपेयर करना है तो किन्मो को ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। उन प्रेशियस हर्ब को रिफाइन करके वो एक स्पिरिट पिल को बना सकता है, और वही पिल एम्परर की डिवाइन ट्रेजरीज को हील कर सकती है। मगर हर्ब्स को लाना यानी कि यहाँ से दूर चले जाना, और ली टियानशिंग जैसा शैतान यहाँ पर मौजूद होगा तो किन्मो एम्परर से दूर जा ही नहीं सकता। कल रात ही किन्मो को ये बात पता चल गई कि ली टियानशिंग एम्परर को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगा, और फिर कुछ सोचने के बाद किन्मो वहाँ से रवाना
हो गया। वो बिल्कुल नहीं जानता कि उसे हर्ब्स जुटाने में कितने दिन लगेंगे। लेकिन एम्परर को ली टियानशिंग की हवस भरी नजरों से बचाने के लिए किन्मो ने ऑलरेडी एक बैकअप प्लान बना के रखा था, जो कि हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। और अब रात होते साथ ही ग्रैनी सी की बॉडी पर ली टियानशिंग ने दोबारा से कब्जा कर लिया। वो तुरंत ही एम्परर यानफिंग से हिसाब किताब बराबर करने के लिए जा रहा था, मगर तभी उसके सामने एक एंशिएंट गेट अपीयर हो गया। साथ ही उस गेट पर ली टियानशिंग को किन्मो का पैगाम मिला। उसने लिखा था कि हेवनली डीमन स्क्रिप्चर में दो बहुत ही पावरफुल बंदों का जिक्र है, जिनमें से एक है अर्थ मार्क्विस और दूसरा है स्टार सप्रेसर। और ये गेट उन्हीं दो लेजेंडरी फिगर्स की ट्रू पावर का यूज करके फोर्ज किया गया था। इस गेट पर तुम्हें कुछ कैरेक्टर नजर आएंगे। अगर तुम उन्हें पढ़ लो तो तुम्हें गेट में एंट्री मिलेगी। अगर तुम इन लेटर्स को वाकई पढ़ पाए तो एक नई दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो, और अगर नहीं पढ़ पाए तो फिर तुम्हें बाहर ही रुकना पड़ेगा। और हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। जब तक तुम इन लेटर्स को पढ़ के अंदर दाखिल नहीं होंगे तब तक तुम्हें एम्परर के पास जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो चलो फिर देखते हैं तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो। इस मैसेज को पढ़कर ली टियानशिंग कहने लगा कि कमीना बच्चा तो मेरी परीक्षा लेना चाहता, बस एक बार ये वापिस आ जाए, फिर मैं इसे इसकी औकात याद दिला दूंगा। मगर फिर भी ली टियानशिंग ने किन्मो के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वो गेट पर मौजूद लेटर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उसमें से एक भी कैरेक्टर उसे समझ नहीं आता। इसलिए टियानशिंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो कह रहा था कि किन्मो और मैं हम दोनों भी एक ही आर्ट को प्रैक्टिस करते, जिसे अर्थ मार्क्विस स्टार सप्रेसर आर्ट कहा जाता। अगर वो कमीना बच्चा इस राइटिंग को पढ़ पाया तो फिर मैं पीछे कैसे हट सकता। मैं तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं कि किन्मो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, और यही तो किन्मो को चाहिए था कि ली टियानशिंग उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करे। अब ये बंदा अपनी तरफ से इन लेटर्स को पढ़ने की पूरी कोशिश करेगा, और हो सकता है कि वो फुल टोइसी में बिजी होकर एम्परर यानफिंग को भूल जाए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें यांगकांग का नजारा दिखाया गया। पूरी सिटी पर स्पिरिट मनी की बारिश हो रही थी। इस पेपर मनी को तभी स्प्रेड किया जाता जब किसी की मौत हो जाए। और अब हमें यांगकांग के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर यानफिंग की मेमोरियल टैबलेट थी। प्रिंस इमोशनल होकर बता रहा था कि मेरे फादर की मौत के बाद हेवन ने हम पर मर्सी दिखाई। अब हम पर से डिवाइन पनिशमेंट हट चुकी है। यांगकांग के लोगों को एक नई जिंदगी मिलेगी। तो मैं अपने फादर के बिहाफ में हेवनली गॉड्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हम पर रहम दिखाया। वेल, इस बंदे ने अपने बाप की मौत की झूठी खबर फैला दी थी। साथ ही उसे मास्टर रुलाई का भी पूरा सपोर्ट है, जो कि वहाँ आकर सबको बता रहा था कि अब यांगकांग के तख्त पर एक नया एम्परर बिठाना होगा, जो कि प्रिंस के अलावा और कोई हो नहीं सकता। हमारी प्रिंस के साथ पूरी ब्लेसिंग है, अब वही यांगकांग को रूल करेगा। साथ ही वहाँ पर प्रिंस का नया चमचा जिंगमिंग भी पहुँच चुका था। उसने तुरंत ही प्रिंस के सामने रिक्वेस्ट की कि जल्दी से आपकी कोरोनेशन सेरेमनी को स्टार्ट कीजिए। यांगकांग को एक नए एम्परर की जरूरत है। इनफैक्ट वहाँ मौजूद हर एक बंदा प्रिंस से कहने लगा कि आप ही हमारे नए एम्परर बनोगे। लेकिन प्रिंस ने भी अपनी नौटंकी शुरू की। वो इमोशनल होते हुए कह रहा था कि मैं एक एम्परर बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब फादर के जाने के बाद मुझे ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं हेवन की कसम खाकर बताता हूँ कि मैं पूरे दिल से हेवन को सर्व करूँगा। यहाँ पर दोबारा से पुराने नियम लागू हो जाएंगे। यहाँ की सारी जमीन और रिसोर्सेस मैं ग्रेट सेक्ट और नोबल फैमिलीज के हवाले करता हूँ। मेरे फादर ने जितने भी बदलाव किए थे मैं उन सबको खारिज करूँगा, ताकि हमें दोबारा कभी भी डिवाइन पनिशमेंट को भुगतना न पड़े। वही दूसरी तरफ किन्मो यांगकांग सिटी में पहुंच चुका था। वो यहाँ पर एम्परर को हील करने के लिए हर्ब्स परचेस करने आया था, और तभी उसने देखा कि वहाँ की भीड़ में प्रिंस के लोग छुपे हुए हैं। इसलिए किन्मो तुरंत ही साइड में हट जाता है, और उतने में ही हेवनली डीमन सेक्ट के कुछ लोग उससे मिलने पहुँच गए। उन्होंने वहाँ आते साथ ही अपने लीडर को ग्रीट किया। तभी किन्मो उनसे पूछने लगा कि बताओ, बझाओ सिटी में जो बैटल हुई थी उसमें हमारे सेक्ट का कितना नुकसान हुआ। मुझे पता चला कि उस बैटल में हमारे कई सारे लोग घायल हुए थे। जिस पर वो बंदी बताने लगी कि एम्परर यानफिंग को जब बैटल ग्राउंड से उठाया गया उसी वक्त हमारे सारे एल्डर्स वहाँ से रवाना हो गए। वो लोग समय रहते वहाँ से भागने में कामयाब हो गए, इसलिए हमारा ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर यांगकांग के हालात बद से बदतर हैं। एम्परर के एब्सेंस में प्रिंस ने सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। जितने भी लोग एम्परर से ईमानदार थे वो सभी के सभी हाउस अरेस्ट पर हैं। वेल, ये सारी बातें सुनकर किन्मो और भी ज्यादा टेंस हो गया। उससे पूछ रहा था कि क्या इंपीरियल
एडवाइजर की कोई खबर मिली, जिस पर उस बंदी ने ना में जवाब दिया। वो बता रही थी कि क्राउन प्रिंस ने एम्परर यानफेंग और इंपीरियल एडवाइजर को ढूंढने के लिए अपने कई सारे जासूसों को एक्टिवेट कर दिया। उनमें से हर एक बंदा सीक्रेटली उन दोनों की तलाश कर रहा है। और उतने में उन्हें आसमान में एक बहुत ही तेज रोशनी नजर आई। उस लाइटनिंग में मानो सितारों की पावर थी। किन्मो तो अपनी हेवनली आइज को एक्टिवेट करते हुए उस फिनोमिना को ऑब्जर्व करने लगा और उस स्ट्राइक ने एक सेकंड के लिए मानो आसमान को खोल दिया था। वह मौजूद बादलों की चादर अपने आप वैनिश होकर इन्हें क्लियर स्काई नजर आ रहा था। किन्मो तुरंत ही समझ गया कि जरूर से दो बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स का मुकाबला चल रहा है। उनकी स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने आसमान पर भी असर दिखाया। ये लाइट का फ्लैश तो मुझे इंपीरियल एडवाइजर की सोर्ड टेक्निक जैसा नजर आ रहा है। साथ ही वहाँ से थोड़ी दूरी पर किन्मो को रेड कलर की बारिश नजर आई। दरअसल एक खून की बारिश थी और हो सकता है कि ये ब्लड रेन उन्हीं दो कल्टीवेटर्स की फाइट का नतीजा हो। कोई तो है जो यांगकांग पर मौजूद इन बादलों को हटाना चाहता और किन्मो को शक हो रहा था कि जरूर से यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर का ट्रेस होगा। इसलिए वो फटाफट से अपने जूनियर्स को हुक्म देता है कि इस ब्लड रेन को इन्वेस्टिगेट करो। साथ ही यांगकांग के कोर्ट की हर एक मूवमेंट की खबर मुझे मिलनी चाहिए। अगर कोई काम की इन्फॉर्मेशन हो तो किसी भी कीमत पर वो मेरे पास पहुँचनी चाहिए। जो सुनते साथ ही वो लोग फटाफट से अपने काम पर रवाना हो गए। उनके वहाँ से जाने के बाद किन्मो ने नोटिस किया कि क्राउन प्रिंस के जासूसों की तादाद अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही। ऊपर से किन्मो को ली टियानशिंग का भी खतरा था। जितना वक्त वो जाया करेगा उतने ही एम्परर यानफेंग के टियानशिंग के हाथों मरने के चांसेस थे। इट मींस कि एम्परर को बचाना दिन ब दिन और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और किन्मो भी काफी अजीब सी सिचुएशन में फंस चुका है। एक तरफ से ली टियानशिंग और दूसरी तरफ से क्राउन प्रिंस। ये दोनों बंदे एम्परर को रास्ते से हटाना चाहते हैं, मगर किन्मो उनके बीच में दीवार जैसे खड़ा था। अब इस यहीं पर कट होकर हम ली टियानशिंग को देख पाते हैं, जो कि 3 रातों से उन्हीं लफ्जों को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था और अब तो उसे काफी ज्यादा इरिटेट होने लगा। वो कह रहा था कि मैंने इतनी सारी कोशिशें कर ली लेकिन अभी भी इन वर्ड्स को क्रैक नहीं कर पाया। वो कमीना किन्मो तो काफी ज्यादा शातिर निकला। उसने मेरी 3 रातों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए फिर मैं उसकी वाट लगा दूंगा। और उतने में उसे किन्मो की आवाज आई। वेल यहाँ पर किन्मो अपने स्टार सप्रेसर लॉर्ड वाले फॉर्म में था। वो टियानशिंग से कहने लगा कि सेक्ट मास्टर आप तो अभी भी इस दरवाजे में एंटर नहीं कर पाए। अरे हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गया था। दरअसल इस गेट पर लिखे गए वर्ड्स अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज हैं। उस दुनिया के पावरफुल डीमन ही इस भाषा को पढ़ सकते। तो मुझे इस बात में जरा भी ताज्जुब नहीं हो रहा कि आप इसमें फेल हो गए, मगर कोई बात नहीं, मैं इनका मतलब आपको बता देता हूँ। दरअसल इस गेट पर लिखा है महायामा, जिसका मतलब है कि एक ऐसा गेट जो कि हेवन को रिसीव करता हो। जिस पर टियानशिंग कहने लगा कि सेक्ट मास्टर किन्मो आप तो काफी ज्यादा दयालु हो। देखो तो आपने इसका कितनी जल्दी मुझे मतलब बता दिया और आपकी ये नेकदिली यहीं पर खत्म नहीं हुई। आप चाहते हो कि इस दरवाजे से एंटर करके मैं एम्परर को मार दूं। जिसके बाद वो हंसते हुए किन्मो को बताने लगा कि एक जमाने में मैं भी सेक्ट लीडर था। इनफैक्ट मैं इतना शातिर था कि कोई डेमन भी मेरे सामने टिक नहीं पाए। तो अब तुम बताओ, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगा था कि तुम मुझे उल्लू बना पाओगे? इस दरवाजे के अंदर कुछ तो ऐसा जरूर है जो मेरे लिए खतरनाक साबित होगा। जिस पर किन्मो कहता है कि सेक्ट मास्टर ली टियानशिंग आप तो काफी स्मार्ट औरत हो। जिस पर टियानशिंग कह रहा था कि मैं तो बस यही देखना चाहता हूँ कि तुम उस अधमरे एम्परर को कैसे बचाओगे। और इतना कहते साथ ही ली टियानशिंग वहाँ से रवाना हो गया। उसके जाने के बाद फाइनली किन्मो ने चैन की सांस ली, मगर किन्मो ने टियानशिंग के लिए जो जाल बिछाया था वो पूरी तरह से फेल हो गया। दरअसल किन्मो चाहता था कि ली टियानशिंग इस गेट से एंटर करे। अगर वो ऐसा करता तो अंडरग्राउंड में ट्रैप हो जाता और इस तरह से ग्रैनी सी को बचाया जा सकता है। मगर ली टियानशिंग तो किन्मो से 2 कदम आगे निकला। अगर वो महामाया वर्ड्स को पहचान भी लेता तो भी वो इस गेट के अंदर कभी एंटर नहीं करता। और अब किन्मो फटाफट से रूम में दाखिल हो गया। उसने देखा कि एम्परर यानफिंग अब पूरी तरह से ठीक हो गए। भले ही उनकी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड थी, मगर किन्मो ने उनकी सोल को स्टेबल किया है। वो तो किन्मो को वहाँ देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गए, मगर एम्परर के दिल में कई सारे सवाल थे। वो किन्मो से पूछते कि क्या तुम्हें कोर्ट से कोई खबर मिली है?
जिस पर किन्मो बता रहा था कि मैं कैपिटल से ही वापस आ रहा हूँ। दरअसल पूरे कैपिटल को ये बताया गया कि आप इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये सुनते साथ ही एम्परर यानफेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही किन्मो ने उन्हें बता दिया कि मास्टर ओलाई और डाओइस्ट मास्टर ने क्राउन प्रिंस को पूरा सपोर्ट किया। वो लोग चाहते हैं कि क्राउन प्रिंस जल्दी से एम्परर के तख्त पर बैठ जाए। और अब किन्मो एक छोटे से फॉर्म में तब्दील होकर सीधे उनकी बॉडी के अंदर चला गया। यहाँ पर वो एम्परर की इंजरीज को चेक करते हुए उनसे बात करने लगा। वो एम्परर को बताता है कि जल्दी क्राउन प्रिंस की कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली है। जो सुनकर एम्परर मायूस होते हुए कहने लगे कि आखिरकार मेरी मौत हो ही गई। मैंने कितने अच्छे बेटे को रेज किया, एक ऐसा बेटा जो अपने ही बाप की जान का दुश्मन बन गया। जिसके बाद एम्परर किन्मो से अपने कोर्ट के वफादार लोग और इंपीरियल एडवाइजर के बारे में पूछने लगे। तो किन्मो उन्हें बताने लगा कि बजाओ सिटी के बैटल के बाद उन सभी लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि आपके साथ थे। वो सभी लोग फिलहाल कैद में हैं। क्राउन प्रिंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो लोग सबको सच्चाई बता दे। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि क्राउन प्रिंस के खिलाफ चले गए। वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आपकी मौत हो गई। तो उन बंदों को भी उन्हीं के घर में कैद किया गया। वो लोग क्राउन प्रिंस की इजाजत के बगैर अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन योर मैजेस्टी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपके साथ जितने भी वफादार लोग थे उन सभी का कोर्ट और मिलिट्री पर कंट्रोल था। इसलिए क्राउन प्रिंस इतनी जल्दी तो उन्हें मारने की जरूरत नहीं दिखाएगा। जो सुनकर एम्परर यानफेंग मायूस होते हुए कहने लगे कि काश इंपीरियल एडवाइजर यहाँ पर मौजूद होते। अगर वो यहाँ पर होते तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती। तब तक किन्मो भी उनकी बॉडी से बाहर आकर उन्हें बताने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर का हमें कोई ट्रेस नहीं मिला। एम्परर कह रहे थे कि मेरा वो कमीना बेटा आप सब कुछ तबाह कर देगा। मैंने और इंपीरियल एडवाइजर ने 200 सालों तक मेहनत करके ये सारे रिफॉर्म्स किए थे। ग्रेट सेक्ट और नोबल फैमिलीज का इन्फ्लुएंस खत्म करके हमने कॉमन लोगों को अच्छी जिंदगी दी थी। और अब मेरा वो गद्दार बेटा सब कुछ तबाह कर देगा। लेकिन मैं ये सब जाया नहीं होने दे सकता। हमें अब जल्दी कैपिटल की तरफ निकलना होगा। अब ये सुनकर किन्मो थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो कह रहा था योर मैजेस्टी क्या आप पूरी तरह से श्योर हो कि आपको कैपिटल जाना है? क्राउन प्रिंस किसी भी कीमत पर आपको कैप्चर करना चाहता। अगर आपके जैसा दिखने वाला कोई बंदा भी उनके सामने आ जाए तो वो लोग उसे काट रहे हैं। क्राउन प्रिंस ने फैसला कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो एम्परर उसे बताने लगे कि कैपिटल के अंदर ड्रैगन वेन्स का कन्वर्ज है। अगर मैंने वहां जाकर कल्टीवेट किया तो मेरे फैमिली की 9 ड्रैगन एम्परर आर्ट काफी तेजी के साथ प्रोग्रेस करेगी। और हो सकता है कि मैं 9 ड्रैगन्स की पावर का यूज करके अपने डिवाइन वर्ल्ड को दोबारा से रिबिल्ड कर पाऊँ। मेरा कैपिटल जाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इंपीरियल एडवाइजर और मेरे 200 सालों के एफर्ट्स को जाया नहीं होने दे सकता। और जब मैं कैपिटल में जाऊंगा तब उस कमीने को तख्त से हटा दूंगा। उसे उसकी गद्दारी की पनिशमेंट मिलेगी। जिस पर किन्मो अपने ईवल अंदाज में कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। वेल यहाँ पर उसने अपने बूचर नाइफ को निकाल लिया था। एम्परर तो उसके हाथ में इतना बड़ा नाइफ देखकर ही पैनिक हो गए। वो उससे पूछ रहे थे कि किन्मो आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो किन्मो कह रहा था कि माफ कीजिए लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर में हमें एक टकली दिखाई गई। किन्मो ने अपनी बूचर नाइफ से एम्परर को गंजा कर दिया था। साथ ही उनके चेहरे पर एक घाव भी लगाया गया। उनके गले में माला पहना कर उन्हें एक टाउइस जैसा दिखाया गया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। किन्मो कह रहा था कि एम्परर आपकी कल्टीवेशन तो ऑलरेडी जा चुकी है और यही रीजन है कि मैंने आपका होलिया बदल दिया। अब तो कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। मगर एम्परर तो बस उसी गुस्से में घूरे जा रहे थे। वो कहते तुम मेरी प्रजा हो तो भला मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की जरूरत तुमने कैसे दिखाई? ऐसी हरकत के लिए मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। चलो जल्दी से अपनी मुंडी लेकर यहाँ आ जाओ। तो किन्मो बड़े इक्वल अंदाज में अपना बूचर नाइफ उनके हवाले करते हुए कहने लगा कि ये रहा नाइफ और ये रही मुंडी, जितना चाहे उतना उड़ा सकते हो। मगर एम्परर तो उस नाइफ को भी उठा नहीं पा रहे थे। आफ्टर ऑल वो ग्रैंडपा बुचर का नाइफ है। तो एम्परर हार मानते हुए कहने लगे कि कोई बात नहीं, कैपिटल में जाने के बाद तुम्हारी गर्दन उड़ाऊंगा। चलो चलो अब हमें देर हो रही। किन्मो को तो उनकी हरकतें देख कर ही हंसी आ रही थी। इन्हें एक लंबा सफर तय करके यांगकांग तक पहुँचना था। तो एम्परर रास्ते में ही अपनी एनर्जी को चैनल करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। रास्ते में इन्होंने देखा
देखा कि पूरी रियासत में अफरा तफरी मच चुकी है। कहीं पर विलेजर्स को जलाया जा रहा था तो कहीं पर लोग भूखे प्यासे मारे जाने लगे। साथ ही क्राउन प्रिंस के चमचों ने हर एक विलेज में जाकर प्रिंस का पैगाम सुनाना शुरू किया। प्रिंस ने बताया था कि अब ओल्ड वेज दोबारा से रिस्टोर होंगे। जितनी भी जमीन एम्परर यानफेंग ने तुम्हें दी थी वो अब हमारे कीशान सेक्ट के अंडर है। तुम जितना भी अनाज उगाओगे उस सब पर कीशान सेक्ट का कंट्रोल होगा। अब ये सुनते साथ ही एक बंदा प्रिंस के खिलाफ चला गया। वो कह रहा था कि ये जमीन हमें दी गई थी, अगर सब कुछ तुम ही लोग कंट्रोल करोगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचने वाला। और उतने में एक कल्टीवेटर ने अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे को वहीं पर मार दिया। ये सब देखकर एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर किन्मो ने उन्हें कंट्रोल कर लिया। वो कह रहे थे कि अभी तक मेरा बेटा तख्त पर भी नहीं बैठा और उसने पहले से ही अन्याय करना शुरू कर दिए। वहीं पर किन्मो को लगातार खबरें मिलती जा रही थी। कॉमन लोगों में शामिल उसके जासूसों ने उसे बताया कि अब जल्दी क्राउन प्रिंस तख्त पर बैठने वाला है। सारे के सारे नोबल क्लैन सब डाओ सेक्ट और ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के कंट्रोल में आ गए। जो लांगजू किंगडम पहला एम्परर के साथ वफादार था अब वो क्राउन प्रिंस के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गया। लांगजू को अपनी साइड करवाने के लिए क्राउन प्रिंस उसे बहुत सारी जमीन देने वाला है। इतना ही नहीं, बारबेरियन की ट्राइब्स भी क्राउन प्रिंस के साथ समझौता करने पहुंच गई। ऐसा कहा जा रहा कि क्राउन प्रिंस उन्हें भी जमीन देगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि यांगकांग का क्राउन प्रिंस अब पूरी तरह से यांगकांग को बांट देगा। और एम्परर इन्हीं सारी बातों से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने गरीब और कमजोर लोगों को अच्छी जिंदगी दी थी, लेकिन अब उनका बेटा वो सब कुछ छीनने वाला है। और उतने में ही किन्मो को अपने बंदों का पैगाम मिला कि उन्होंने इंपीरियल एडवाइजर को ढूंढ लिया है। इसलिए वो एम्परर से कह रहा था कि चलिए फाइनली एडवाइजर से मिलने का वक्त हो चुका है। वेल यहाँ पर हम एक बंदे की परछाई देख पाते जो कि किन्मो पर नजर रखे हुए था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।